हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक ग्रामर को छोड़कर एक नया टॉपिक लेते हैं, इस जो है कहानी लेखन। विद्यार्थी मित्रों, हमारा टाइटल थोड़ा दब गया है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, कहानी लेखन। हम लोग कहानी लिखते हैं, तो कहानी लिखने से पहले हम कहानी कैसे लिखी जाती है, उसकी रूपरेखा तैयार कैसे होती है, रूपरेखा को पढ़कर हम कहानी को कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़े से नियम जान लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। देखो विद्यार्थी मित्रों, हम जो पढ़ने वाले हैं, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो आगे वो बातें हम पहले जान लेते हैं। तो देखो, रूपरेखा। सबसे पहले कहानी में रूपरेखा आती है, ये है रूपरेखा। तो रूपरेखा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, रूपरेखा कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई पूरी रूपरेखा को 2-3 बार सावधानी से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, ऐसा आपको प्रश्न एग्जाम में भी आता है। आगे देखो, रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है। विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वह कहानी में अपनी ओर से कितना रंग भर सकता है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है। ये विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि कौन से वाक्य में, कौन सी रूपरेखा में वो अपनी तरफ से भी, अपनी कल्पना के माध्यम से भी लिख सकता है, कैसे कैसे विचारों को उसमें डाल सकता है। तो ये अपनी तरफ से विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए। आगे, कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से कहानी नहीं बनती। कहानी के प्रत्येक एक एक संकेत पर एक एक वाक्य लिख देने से कहानी नहीं बनती है। आगे, वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। पहले तो वर्णन देखते हैं। वर्णन देखो, वर्णन पहला हम लेते हैं वर्णन। ये रहा वर्णन। वर्णन करना जरूरी है। तो कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। सबसे पहले वर्णन, सबसे पहले कौन से गांव में, कौन से जंगल में, बराबर, कौन सी जगह पर कौन सी घटना बन रही है, तो वो स्थान का वर्णन, वो घटना का वर्णन, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। और स्थान, पात्र आदि को नाम भी हमें देने चाहिए सबसे पहले पैराग्राफ में। विस्तार, विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। कहानियों की अपेक्षा लगभग 20 पंक्ति यानी कि 3-3 पैराग्राफ कहानी के बनाने चाहिए। पहले पैराग्राफ में वर्णन, स्थान का वर्णन, बराबर, जगह का वर्णन, पात्रों का वर्णन, वो सब। सेकंड पैराग्राफ में जो घटना घटती है उसका वर्णन। तो विस्तार में देखते हैं, विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। थर्ड वन, वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। कहानी में पात्रों के बीच में वार्तालाप या संवाद भी होने चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। संवाद बड़े, स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। संवाद कैसे होने चाहिए? तो बड़े स्वाभाविक होने चाहिए, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। तो आगे दूसरा नियम, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। देखो, ये दूसरा जो नियम है, ये कंपलसरी है, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान अथवा भविष्य काल में भी हो सकते हैं। नियम नंबर 3, रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। नियम नंबर 3 देखते हैं, रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पुलट न किया जाए। रूपरेखा में जो जो संकेत दिया गया है वो क्रमशः लेना चाहिए, उनको उलट पुलट नहीं किया जाना चाहिए। आगे, फोर्थ वन, परिच्छेदों में विभाजन। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। मैंने आपको आगे भी बताया, कहानी में कम से कम 3 पैराग्राफ, 3 गद्यखंड होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। फिफ्थ वन, भाषा शैली। 5 नंबर है भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए।
व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। आगे, मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। हम कहानी को बढ़िया बनाने के लिए उसमें मुहावरे भी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मुहावरा और ज़रूरत पड़ी वहाँ पर कहावत भी लिख सकते हैं। आगे, कहानी में प्रारंभ और अंत, प्रारंभ कैसा होना चाहिए, अंत कैसा होना। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त यानी छोटा, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। आगे, शीर्षक, शीर्षक कैसे लिखा जाता है। शीर्षक यानी कि नामकरण। कोई भी कहानी, कोई भी कविता या गद्यखंड या कुछ भी लिखेंगे उसको नाम तो हमें देना ही चाहिए। हम लोग जानते हैं, हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर का नाम पहले जानते हैं, उसके बाद हम टिकट खरीदते हैं, बराबर। तो पहले नाम जानना जरूरी है। यहाँ पर भी सबसे पहले कहानी लिखने के बाद तुरंत उसको जो लागू पड़ता है वो नाम लिखना जरूरी है। तो कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित छोटा सा, आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। जो अब शीर्षक लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो देखिए, शीर्षक में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कहानी का मुख्य संदेश, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। कहानी का मुख्य संदेश वो शीर्षक में लिख देना चाहिए, फुफकारो लेकिन काटो मत। सेकंड, कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र, जैसे लालच का फल, सच्ची माँ। जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं शीर्षक कि लालच का फल या सच्ची माँ, बराबर। माँ का गुण दिखाने वाली जो कहानी होती है उसमें सच्ची माँ। आगे वो भी लिख सकते हैं। कथा वस्तु के अनुसार शीर्षक देने चाहिए। मुख्य प्रसंग के अनुसार भी दे सकते हैं और पात्र के अनुसार भी हम शीर्षक दे सकते हैं। फिर कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे महात्मा का न्याय, बराबर। लास्ट नियम, सीख या बोध। कहानी लिखने के बाद सीख और बोध लिखना जरूरी है। कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाली सीख या बोध लिखना चाहिए। कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में सीख लिख के उसकी कहानी से मिलने वाली सीख या बोध लिखनी चाहिए। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम लोग यहाँ पर कहानी के नमूने यानी कहानी लिखेंगे। सबसे पहले हम रूपरेखा लेते हैं। देखो, आप लोगों को मैं यहाँ पर रूपरेखा कहानी के नमूने, एक कहानी नमूने के रूप में हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला उसकी रूपरेखा देखेंगे। तो एक, दयालु जमींदार। देखो विद्यार्थी मित्रों, हम कहानी के नमूने, आपको ये कहानी भी लिखना है। दयालु एक जमींदार, बहुत से नौकर चाकर, दिन प्रतिदिन खेती की आमदनी घटते जाना, बराबर। मित्र की सलाह, रोज सुबह शाम खेत की सैर करो। मित्र ने सलाह दी, रोज सुबह शाम खेत की सैर करो। जमींदार का खेत पर जाना। देखना, कुछ नौकर गायब, कुछ चीज़ें गायब। आंखें खुलना, खुद काम में लग जाना। सभी में उत्साह, आमदनी बढ़ना। तो देखो, यहाँ पर रूपरेखा दी गई है। नमूने के रूप में हम लोगों ने रूपरेखा भी पढ़ ली है। तो यहाँ से हम कहानी कैसे लिखी है वो हम सीधे देखेंगे। कहानी सबसे पहले देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कहानी का नामकरण दिया गया है। 2 नाम दिए गए हैं। कहानी के 2 नाम, अपना काम खुद करो, जहाँ श्रम वहाँ संपत्ति। फर्स्ट वन, जहाँ श्रम वहाँ संपत्ति। दूसरा है अपना काम खुद करो। तो हम लोग पहले नियम वाइज कहानी लिखेंगे। ये पूरी कहानी हमारी 3 पैराग्राफ में दी जाएगी। देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ और ये थर्ड पैराग्राफ। लगभग यहाँ पर 4 पैराग्राफ का भी दिया गया है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, हम कहानी लिखते हैं। तो जहाँ श्रम वहाँ संपत्ति। नामकरण, देखो आपको भी नामकरण ऐसे ही कहानी शुरू होने से पहले नामकरण देना चाहिए। ओके, 2 में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं या अपने आप भी कहानी का शीर्षक लिख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ में एक जमींदार, बराबर। तो पहले जमींदार कोई गांव में तो रहता ही होगा, बराबर। कुछ काम तो करता ही होगा, उसका नाम भी कुछ होगा, गांव का नाम भी कुछ होगा, बराबर। हम देखते हैं एक जमींदार, खाली जमींदार नाम लिख के हमें आगे नहीं बढ़ना है। पहले वो कहाँ रहता है, कैसा है, सब कुछ जानना
लिखना जरूरी है। तो ये कहानी का विस्तार हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट वन, दयालु जमींदार। इतना इतना पॉइंट दिया गया है, देखो एक जमींदार, सिर्फ एक जमींदार, बराबर। ये पॉइंट पर से ये पैराग्राफ पूरा लिखा है। तो कनकपुर में एक बड़ा जमींदार रहता था। कनकपुर में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सी जमीन जायदाद और कई नौकर चाकर थे। देखो कनकपुर गांव का नाम दिया गया है। कनकपुर में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, जायदाद और कई नौकर चाकर थे। ओके, आगे देखते हैं। उसकी खेती भी कम न थी। बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारी खेती थी, खेती भी कम न थी। कई नौकर खेती के काम में लगे हुए थे। फिर भी खेती में सदा घाटा ही घाटा रहता था। बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे और नौकर हमेशा खेती के काम में लगे हुए रहते थे। फिर भी खेती में हमेशा घाटा यानी कि नुकसान ही नुकसान रहता था। दिन प्रतिदिन उसकी खेती की आमदनी घटती जा रही थी। दिन प्रतिदिन खेती की आमदनी कम होती जा रही थी। इसलिए जमींदार बहुत चिंतित रहता था। खेती की आमदनी दिन प्रतिदिन घटती जाने से जमींदार चिंतित रहता था। तो देखो पहले पैराग्राफ में एक तो गांव का वर्णन किया गया है, जमींदार कैसा है उसका वर्णन किया गया है। जमींदार बहुत ही जमीन वाला था, उसके पास बहुत ज़मीन थी, जायदाद और कई नौकर चाकर भी उसके पास थे। नौकर चाकर हमेशा खेती के काम में लगे रहते थे। खेती भी उसकी कम नहीं थी, फिर भी खेती में सदा घाटा ही घाटा रहता था, आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी। दिन प्रतिदिन उसकी खेती की आमदनी कम होती जा रही थी, इसीलिए ज़मींदार को बहुत चिंता हो रही थी। यहाँ तक हमने ये रूपरेखा का विस्तार करके ये कहानी लिखी। आगे क्या घटना घटी? चिंता होने लगी है किसको? जमींदार को। और वो चिंतित रहने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेरी खेती की आमदनी कम हो रही है। तो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। एक दिन जमींदार का एक मित्र उससे मिलने आया। देखो जमींदार का मित्र मिलने आया। मित्र की सलाह, ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं, मित्र की सलाह। तो मित्र ऐसे थोड़ा सलाह देगा, मित्र उसको पहले मिलने तो आएगा, मित्र के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी और उसके बाद जानकारी पाने के बाद मित्र जमींदार को सलाह देगा। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ, एक दिन जमींदार का एक मित्र उससे मिलने आया। भोजन आदि के बाद दोनों मित्र गपशप लगाते हुए बैठे थे। भोजन आदि करने के बाद जमींदार और उसका मित्र दोनों गपशप करने लगे, बातचीत करने लगे। जमींदार के चिंतातुर मुख को देखकर मित्र ने उसका कारण पूछा। जमींदार उसके मित्र के सामने बहुत चिंतातुर दिखाई दे रहा था, तो यह देखकर मित्र ने चिंतित होने का कारण पूछा। जमींदार ने सारा हाल कह सुनाया। जमींदार ने अपनी जो हालत है कि इतनी सारी ज़मीन होने के बावजूद, इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद, नौकर चाकर पूरा दिन खेती में लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी ज़मीन में खेती में आमदनी बहुत ही कम हो रही है। तो यह कारण जमींदार ने अपने मित्र को बताया। चिंता का कारण जमींदार ने अपने मित्र को बताया। तब उस मित्र ने जमींदार से कहा, हर रोज सुबह शाम खेती की सैर किया करो। जमींदार ने मित्र ने जमींदार को क्या बताया? हर रोज सुबह शाम खेती की सैर किया करो। हर रोज सुबह और शाम खेती की सैर किया करो। मित्र ने जमींदार को कहा, हर रोज सुबह शाम खेती की सैर किया करो, तुम्हारी आमदनी अवश्य बढ़ जाएगी। मित्र ने क्या सलाह दी? हर रोज सुबह शाम खेती की सैर किया करो, तुम्हारी आमदनी अवश्य बढ़ जाएगी। चलो सेकंड पैराग्राफ में जमींदार ने चिंतातुर होने का कारण अपने मित्र को बताया। मित्र एक दिन जमींदार से मिलने के लिए उसके घर पे आया। मित्र को भोजन आदि खिलाने के बाद दोनों बातचीत करने में व्यस्त हो गए और मित्र ने अपने मित्र को यानी जमींदार को चिंतित होने का कारण पूछा कि आखिर तुम्हारा मुंह चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहा है। जमींदार ने सारी हालत बताई। तब मित्र ने जमींदार को सलाह दी कि तुम रोज़ सुबह शाम खेती की सैर किया करो, तुम्हारी आमदनी अवश्य बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक बराबर। तो मित्र ने जमींदार को सलाह दी कि रोज़ सुबह शाम खेती की सैर किया करो।
तो ये अब यहाँ ये वाली रूपरेखा लेते हैं। जमींदार 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 का खेत पर जाना, बराबर। अब जमींदार कहाँ जाने लगे? खेत पर। वो थर्ड पैराग्राफ हम लेते हैं। तो देखो, जमींदार को कुछ आश्चर्य तो हुआ कि ऐसा क्यों कहा, रोज सुबह शाम खेती की सैर किया करो, ऐसा मित्र ने मुझे क्यों कहा। तो जमींदार को कुछ आश्चर्य तो हुआ, पर उसने मित्र की सलाह मान ली। आखिर मित्र जो कह रहा है वो मानना चाहिए। तो जमींदार को मित्र ने जो सलाह दी उससे आश्चर्य तो हुआ, पर उसने मित्र की सलाह मान ली। दूसरे दिन सुबह खेत पर पहुंचते ही उसने देखा कि नौकर गायब है और कुछ बैठे बैठे गप्पे लगा रहे हैं। तो देखो, मित्र ने सलाह दी कि रोज सुबह और शाम खेती की सैर किया करो। पहले तो जमींदार को आश्चर्य हुआ कि मित्र ऐसी सलाह क्यों दे रहा है, खेती की सैर क्या ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जमींदार ने मित्र की सलाह मान ली और दूसरे दिन सुबह खेती की सैर पर निकल गए। कौन? जमींदार। तो दूसरे दिन सुबह खेती पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ नौकर गायब हो गए और कुछ बैठे बैठे गप्पा लगा रहे थे। खेती के कई औजार भी गायब थे। खेती के कई औजार साधन भी गायब थे। यह हाल देखकर सारी बात जमींदार की समझ में आ गई। जमींदार ने मित्र की सलाह मान ली और वो दूसरे ही दिन सुबह में खेती की सैर पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कई सारे नौकर तो गायब हो गए हैं। जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो वहाँ उपस्थित है, वो लोग भी बैठे बैठे गप्पा मार रहे थे। खेती के कई साधन भी गायब हो गए थे। यह हाल देखकर सारी बात जमींदार की समझ में आ गई। उस दिन से वह रोज सुबह शाम खेतों पर जाने लगा। उस दिन से जमींदार रोज सुबह और शाम खेत पर जाने लगे और खुद भी नौकरों के साथ काम करने लगे, बराबर। उस दिन से यह देखने के बाद कि खेती में कई सारे नौकर गायब हो गए हैं, जो वहाँ बैठे हैं वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। यह देखकर जमींदार को सब समझ में आ गया कि नौकर लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, बराबर। और उसी दिन से जमींदार रोज सुबह और शाम खेतों पर जाने लगे और खुद भी नौकरों के साथ साथ काम करने लगे। आगे क्या परिणाम आया उसका? खुद जमींदार को अपने साथ काम करते देखकर सभी नौकर चाकरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जमींदार को भी अपने साथ काम करते देखकर नौकर चाकरों में भी उत्साह छा गया, उत्साह की लहर दौड़ गई। सब उत्साह में आ गए, नौकर चाकर भी, कि ये जमींदार भी हमारे साथ काम करने लगे। और यह देखकर सभी नौकर चाकर में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब वे सब ठीक से काम करने लगे। अब नौकर चाकर भी ठीक तरह से काम करने लगे। थोड़े समय में ज़्यादा काम होने लगा। जमींदार भी खुद काम करने लगा। यह देखकर नौकर चाकर में भी उत्साह छा गया और बहुत अच्छी तरह से, ठीक तरह से काम करने लगे। थोड़े समय में ज़्यादा काम होने लगा। जमींदार की आमदनी भी बढ़ने लगी और इस प्रकार जमींदार की आमदनी भी बढ़ने लगी, बराबर। इस प्रकार जमींदार को जो खेती में आमदनी कम हो रही थी, वो कारण उन्हें पता चल गया। मित्र की सलाह उन्होंने मान ली और खेती की सैर पर रोज़ सुबह में जाने लगे। उन्होंने वहाँ जाके देखा कि कुछ नौकर तो गायब हो गए हैं और जो वहाँ बैठे हुए हैं वो नौकर भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। खेती के जो साधन थे, जो औजार थे, वो भी वहाँ से गायब हो गए थे। यह हाल देखकर जमींदार को सारी बात समझ में आ गई और वो उसी दिन से रोज सुबह में खेती पर जाने लगे और नौकरों के साथ खुद काम करने लगे। जमींदार को अपने साथ काम करते देखकर नौकरों में उत्साह छा गया और वो अब उनके साथ काम करने से जमींदार खुद काम करने लगे, जिसकी वजह से नौकर भी उनके साथ ठीक तरह से काम करने लगे। थोड़े ही समय में ज़्यादा काम होने लगा। जमींदार की आमदनी भी बढ़ने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? स्वयं पसीना बहाए बिना संपत्ति की आशा रखना व्यर्थ है।
अपना कारोबार नौकरों के भरोसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम खुद पसीना बहाएंगे और तो ही हमें संपत्ति की आशा रखनी चाहिए। अपना कारोबार नौकरों के भरोसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास जो ये कहानी हम लोगों ने कहानी लिखी है, ये कहानी के बारे में ये कहानी आपको भी नोटबुक में लिखना है, बराबर। तो मैं एक बार फिर से ये कहानी रीडिंग करती हूँ। जहाँ श्रम वहाँ संपत्ति। उसकी सीख क्या है? स्वयं पसीना बहाए बिना संपत्ति की आशा रखना व्यर्थ है। अपना कारोबार नौकर के भरोसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये कहानी मैं आपको लोगों को फिर से समझाती हूँ। कहानी एक बार रीडिंग कर लेती हूँ पूरी कहानी, आपको भी ऐसी ही कहानी लिखना है। तो फिर से, जहाँ श्रम वहाँ संपत्ति, ये उसका शीर्षक है। शीर्षक और सीख दोनों के एक एक मार्क गिने जाते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, फिर से ये कहानी। कनकपुर में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सी जमीन जायदाद और कई नौकर चाकर थे। उसकी खेती भी कम न थी। कई नौकर खेती के काम में लगे हुए थे, फिर भी खेती में सदा घाटा ही घाटा रहता था। दिन प्रतिदिन उसकी खेती की आमदनी घट रही थी, इसीलिए जमींदार बहुत चिंतित रहता था। एक दिन जमींदार का एक मित्र उससे मिलने आया। भोजन आदि के बाद दोनों मित्र गपशप लगाते हुए बैठे थे। जमींदार के चिंतातुर मुख को देखकर मित्र ने उसका कारण पूछा। जमींदार ने सारा हाल कह सुनाया। तब उस मित्र ने जमींदार से कहा, हर रोज सुबह शाम खेती की सैर किया करो, तुम्हारी आमदनी अवश्य बढ़ जाएगी। जमींदार को कुछ आश्चर्य तो हुआ, पर उसने मित्र की सलाह मान ली। दूसरे दिन सुबह खेत पर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ नौकर गायब है और कुछ बैठे बैठे गप्पे लगा रहे थे। खेती के कई औजार भी गायब थे। यह हाल देखकर सारी बात जमींदार की समझ में आ गई। उस दिन से वह रोज सुबह शाम खेतों पर जाने लगा और खुद भी नौकरों के साथ काम करने लगा। खुद जमींदार को अपने साथ काम करते देखकर सभी नौकर चाकरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब वे सब ठीक से काम करने लगे। थोड़े समय में ज़्यादा काम होने लगा। जमींदार की आमदनी भी बढ़ने लगी। इस प्रकार जमींदार खुद काम पे लग गया और जमींदार को काम करते देखकर उसके नौकर चाकर भी उसको देखकर बहुत ही उत्साह में आ गए और उनके साथ अच्छी तरह से काम करने लगे। और इस प्रकार जमींदार की खेती की आमदनी बढ़ने लगी। थोड़े ही समय में ये सब मिलकर थोड़े ही समय में ज़्यादा काम होने लगा और जमींदार की आमदनी भी बढ़ने लगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वयं पसीना बहाए बिना संपत्ति की आशा रखना व्यर्थ है। अपना कारोबार नौकरों के भरोसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, ये जो कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनाई, ऐसी ही ये कहानी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भेजूंगी और आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं दूसरी भी एक कहानी सुनाती हूँ। तो एकदम छोटी सी कहानी बराबर 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कहानी आप लिखेंगे बराबर। एक बार मैं ये रूपरेखा भी आपको बाद में बताती हूँ। तो एक घना जंगल, दूसरी कहानी, घना जंगल, एक सांप, राहगीरों को काटना, सांप साधु की संगति में, उपदेश काटो मत, परिणाम लोगों का सांप को ढेले मारकर सताना, साधु का दोबारा उपदेश, फुकारो लेकिन काटो मत। तो यहाँ पर फुकारो लेकिन काटो मत, ऐसा साधु ने
सांप को उपदेश दिया दोबारा। तो ये कहानी मैं आपको बताती हूँ, बराबर, एकदम सीधी सादी सिंपल कहानी है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, देखिए मैंने आप लोगों को जो रूपरेखा बताई वो यहाँ पर है। एक घना जंगल, एक सांप, राहगीरों को काटना, साधु की संगति में उपदेश, काटो मत, परिणाम लोगों का सांप को ढेले मारकर सताना, साधु का दोबारा उपदेश, फुफकारो लेकिन काटो मत। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हम ये कहानी देखते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, दूसरी कहानी आपको मैं बताती हूँ। फुफकारो लेकिन काटो मत, देखो ये शीर्षक यहाँ पर शुरुआत में ही दे दिया गया है। देखो आप, तो हम लोग देखते हैं ये कहानी, बराबर। एक घने जंगल में कई हिंसक तथा जहरीले प्राणी रहते थे। देखो घना जंगल, बराबर, ये घना जंगल के ऊपर से एक घने जंगल में कई हिंसक तथा जहरीले प्राणी रहते थे। वहाँ एक बरगद की जड़ में एक जहरीला सांप रहता था। जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नज़दीक से गुजरता तो सांप उसे दंश लेता। इस प्रकार कई मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नज़दीक से गुजरता था तो सांप उसे दंश लेता था, और इस प्रकार कई मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे थे। एक बार बरगद के नीचे एक दयालु साधु विश्राम करने के लिए रुका। एक बार क्या हुआ कि उसी बरगद के नीचे एक दयालु साधु विश्राम करने के लिए रुका। वह जंगली प्राणियों को अपने वश में कर सकता था। उसे देखते ही सांप उसके पास आया। तब साधु ने उसे कहा, हे सर्प, मुझे काटना चाहते हो तो काट लो, पर याद रखो इस प्रकार निर्दोष मुसाफिरों की जान लेना बड़ा पाप है। ईश्वर तुम्हें इसका दंड देगा, इसलिए तुम किसी को काटो मत। ऐसा साधु ने उस जहरीले सांप को कहा। तो साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने किसी को न डसने की प्रतिज्ञा ली। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने किसी को भी न डसने की प्रतिज्ञा ली। तब से सांप ने काटना छोड़ दिया। लोग सांप की ओर से निर्भय हो गए। फिर तो गांव के चरवाहे उसे देखते ही मारने दौड़ते। देखो सांप सुधर गया, साधु की बात मान ली और उसने किसी को न डसने की प्रतिज्ञा ली। तब से सांप ने काटना जब छोड़ दिया, लोग सांप की ओर से निर्भय हो गए। फिर तो गांव के चरवाहे भी उसे देखते थे तो उसको पत्थर मारते थे। कोई ढेले फेंकता, कोई कंकड़ फेंकता। एक दिन तो एक मुसाफिर लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा, पर तकदीर से वह बच गया। एक दिन क्या हुआ, एक मुसाफिर तो उस सांप को मारने के लिए दौड़ा, पर नसीब से सांप बच गया। तब बेचारे सांप ने सोचा कि साधु की प्रतिज्ञा का पालन करना बहुत ही कठिन है। सांप ने सोचा कि साधु ने कहा है कि किसी को काटो मत, बराबर, तो मैं नहीं काटता हूँ तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। तब बेचारे सांप ने सोचा कि साधु की प्रतिज्ञा का पालन करना तो बहुत ही कठिन है। संयोगवश एक दिन साधु की भेंट फिर उसी साधु से हो गई। उसने साधु से कहा, महाराज, जिस दिन आपका उपदेश सुना था उसी दिन से मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया था, लेकिन अब लोग मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं और मेरी जान लेने पर तुले हैं। लेकिन आज मैं सीधा हो गया हूँ, मैंने सबको काटना छोड़ दिया है, तो लोग अब मुझे ही मारना चाहते हैं और लोग मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं और मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो साधु ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लोगों को थोड़ा डराना तो चाहिए, इसलिए तुम किसी को काटो मत, सिर्फ जोर से फुफकार दिया करो। साधु ने फिर से आज्ञा दी कि तुम किसी को काटो मत, पर सिर्फ जोर से फुफकार दिया करो, बस, फिर किसी को तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं होगी। सांप बहुत खुश हुआ। साधु का नुस्खा उसके बहुत काम आया। सांप बहुत खुश हुआ, साधु का नुस्खा उसे बहुत काम आया। सीख क्या मिलती है इस कहानी से? सच है, संसार में बहुत ज़्यादा सीधापन भी अच्छा नहीं। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को थोड़ा बहुत डराना भी
चाहिए। संसार में एकदम सीधा होना अच्छा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को डराना भी चाहिए, थोड़े बहुत डराना भी चाहिए। तो इस प्रकार इस कहानी में साधु ने सांप को जो सलाह दी कि फुफकारो, काटो मत, खाली फुफकार दिया करो, लोग अपने आप डर जाएंगे और अपनी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। और ये सलाह सांप को बहुत ही काम आई और सांप ने काटना छोड़ दिया पर फुफकारना, डराना चालू रखा ताकि लोग उसे मार न सके। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, ये दोनों कहानियाँ नियम अनुसार 3-4 पैराग्राफ में लिखी गई हैं। आपको भी इसी प्रकार कहानी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर ये कहानी की जो रूपरेखा के आधार पर ये कहानी आपको एग्ज़ाम के अंदर 3 मार्क की पूछी जाती है, बोर्ड की एग्ज़ाम में 10th स्टैंडर्ड में 5 मार्क की कहानी पूछी जाती है। तो आपको अभी से ये कहानी अपनी नोटबुक में भी लिखना है और प्रैक्टिस भी करना है। ओके, थैंक यू।